Hello, good afternoon to all my medical aspirants. I hope you are doing good. Of course, you are not doing very good, but yes, you are doing your best. अपना आप अच्छा कर रहे हो. So let's coming further to the excretory. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आपके excretory उसके elimination. So kidney के functions को हमने previous class में आपके देखे थे. Especially your what is the main functions of the tubules, that is PCT, Henle's loop, DCT and your what कलेक्टिंग डक्ट. अब इस डायग्राम को थोड़ा समझना था. अब देखो मेरा एक आपसे सवाल है. योर पीसीटी एंड डीसीटी मतलब नेफ्रॉन का जो पीसीटी और डीसीटी होती है या फिर ग्लोमेरुलस होती है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है या फिर आपकी किडनी के मेडुला में प्रेजेंट होती है. सो द आंसर इज वेरी क्लियर फ्रॉम योर एनसीईआरटी दैट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. वेट फॉर अ मिनट. yes. So your proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule is present in what? In your cortex. But in your like loop of Henle's and collecting duct that is present in your medulla part of the kidney. अब देखो जो PCT होती है आप में कॉर्टेक्स में क्या होता है तो यहाँ से आपके जो बाइकार्बोनेट, NaCl, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, K+ ये सारे क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे एंड आपके H+ और NH3 रिलीज होंगे. देन आप वैसे डिसेंडिंग में आओगे. इसी तरीके से आपकी क्या होंगी ये पूरी प्रोसेस. ये जो अपर में दिखाता है डैट इज़ फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड जो आपके नीचे में जो आपके आयंस का फॉर्मेशन दिखाता है डैट इज़ फॉर योर रिलीज अमाउंट. ओके, अब आते हैं मैकेनिज्म. अब देखो जो भी आपके कंसंट्रेशन होते हैं मैकेनिज्म में क्या होती है इसकी फिल्ट्रेट की. तो जो मैमल्स होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन को बना सकते हैं. कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब है कि जितने भी वाटर प्रेजेंट होंगे ये अपने बॉडी में क्या कर सकते हैं उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं. डैट मीन्स इनके पास जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है उस ट्यूब्यूल्स में ये क्या कर लेते हैं एब्जॉर्व कर लेते हैं एंड आपकी कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि आपकी हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आपके कंसंट्रेटेड यूरिन में. सो रिमेंबर दैट दिस पॉइंट कि आपकी कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने में कौन सी स्ट्रक्चर जो होती है कौन सी ट्यूब्यूल होती है दैट इज़ अ प्राइमरी और सिग्निफिकेंट रोल इन दैट. तो दैट विल बी योर हेनलेज लूप एंड वैसा रेक्टा. और इसमें जो फ्लो होती है आपके फिल्ट्रेट की दोनों लिम्स ऑफ हेनलेज लूप में ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाती है एंड ये क्या करती है काउंटर करंट को बनाती है. और जो ब्लड फ्लो होती है इसमें आपकी कैसी होती है तो इसमें जो आपके दो लिम्स होते हैं किसके वासा रेक्टा के वो भी क्या करते हैं काउंटर करंट पैटर्न को शो करते हैं. और प्रॉक्सिमिटी जो प्रेजेंट होती है किसके बीच में आपके हेनलेज लूप में एंड वासा रेक्टा में उसे हम लोग क्या बोलते हैं काउंटर करंट जिसके हमारे मेंटेन करते हैं आपके ऑस्मोलैरिटी को. वो भी किस तरफ तो आपके इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के साइड. तो आपके हेनलेज लूप जो है आपके और वैसा रेक्टा है दैट मेंटेन्स अ काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट मैकेनिज्म का बेटा मतलब ये होता है कि आपके दोनों लेयर्स के बीच में या फिर कह सकते हो आपके बॉडी में वो क्या करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं. ऐसा नहीं हो रहा है कि आपकी जो वाटर है वो क्या हो रही है एब्जॉर्ब नहीं हो रही है डायरेक्ट रिलीज आउट हो जाती है. नो, इट शुड बी एब्जॉर्ब फर्स्ट. वो क्या होगी पहले एब्जॉर्ब होगी देन आपकी कंसंट्रेटेड यूरिन को फॉर्म करेगी. जैसे कि इससे क्या हो आप बोल सकते हो तो 300 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर हमारे कॉर्टेक्स में होती है और अबाउट टू कितना जा सकती है 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर अगर इनर मेडुला की बात करते हैं. और ये जो ग्रेडियंट्स होते हैं आपके मेनली कैसे बनते हैं तो NaCl एंड यूरिया की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है. NaCl आपकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है तो असेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप की वजह से जो कि एक्सचेंज में हेल्प करती है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा के साथ. और NaCl फिर रिटर्न हो जाती है कहाँ पे इंटरस्टिशियम में असेंडिंग पोर्शन ऑफ वैसा रेक्टा के हेल्प से. और सिमिलरली आपको कुछ अमाउंट्स आपके यूरिया के देखने को मिलेंगे जो कि थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज में आते हैं जो कि वापस से वो इंटरस्टिशियम में क्या हो जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की मदद से वो कलेक्ट हो जाते हैं. एंड ये जो आपके पूरे सब्सटेंस को दिखाया गया है कैसे ये होते हैं तो ये हमारे एक स्पेशल अरेंजमेंट आपके हेनलेज लूप या फिर वैसा रेक्टा में होती है तभी ये काउंटर करंट मैकेनिज्म हो पाती है. और ये मैकेनिज्म क्या करती है हेल्प करती है आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में. चलो तो थोड़ा इस डायग्राम को आप समझते हैं बेटा. देखो दिस वन इज योर कॉर्टेक्स पार्ट. कॉर्टेक्स पार्ट की एक बार क्या देखो ऑस्मोलैरिटी पर लीटर और आउटर मेडुला इनर मेडुला में देखो क्या हो रही है आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ते आ रही है जैसे कि आप क्या कर रहे हो लोअर टू हायर मूव कर रहे हो है ना. 300, 600, 900, 1200. गॉट इट. एफरेंट एट्रियोल है. एफरेंट एट्रियोल से क्या होगा ब्लड आएगी आपकी
बोमेंस कैप्सूल ये वाले पार्ट है, और ये क्या है ग्लोमेरुलस है, जिसमें क्या होती है आपकी फाइब्रस हम मेम्ब्रेनस आपके क्या होते हैं स्लिट पोर्स होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं जो स्लिट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था पोडोसाइट है ना, पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं। फिर यहाँ से आपकी क्या होती है मूव करती है ब्लड, और इसी पार्ट को बस यहाँ पर डिटेल में आपको शो किया गया है, सॉरी ये वासा रेक्टा वाले पार्ट को आपको दिखाया गया है। तो यहाँ से आप क्या देखोगे तो आपके NaCl क्या हो रहे हैं बाहर निकल रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्या होगा सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगी या फिर रिलीज आउट होगी। तो देखो यहाँ से वाटर क्या हो रहा है निकल रहा है, यूरिया भी कुछ अमाउंट तक क्या होता है निकलता है, बिकॉज क्यों, ताकि आपकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करे। ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी से पूरा यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है, ऑफ कोर्स नॉट, अ फ्यू अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी, आपके बॉडी के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट रहती है हमेशा, टू मेंटेन दी कह सकते हैं आपके ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, या फिर काउंटर करंट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो फॉर दैट रीजन इट इज मेंटेन्ड ऑलवेज। Okay, so now moving further, तो आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भी ऐसे ही ये मेंटेन रहते हैं। अब देखो ये जो इंटरस्टिशियल आपके ग्रेडियंट होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपके इजी पैसेज हो जाए वाटर के लिए, जो कि हमारे कहाँ से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से लेकर के आपके कंसंट्रेटिंग फिल्ट्रेट मतलब यूरिन तक के लिए। और ह्यूमन किडनीज जो होती है ये प्रोड्यूस कर सकती है यूरिन को नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड, वो अपने इनिशियल फिल्ट्रेट से ज़्यादा, मतलब कि जैसे कि जो ब्लड गई है ना, ब्लड क्या हो रही है फिल्टर होगी, फिल्ट्रेट जो बचा उस फिल्ट्रेट से हम क्या कर सकते हैं 4 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। डैट मीन्स कि आपकी वहाँ पे क्या हो रही है रीअब्जॉर्प्शन जो हो रही है, डैट इज़ द मेन मेजर पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आपकी जितनी भी वाटर कंटेंट है, सोडियम की कंटेंट है, ग्लूकोज की कंटेंट है, वो सारे क्या हो जाएंगे आपकी यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगी, जो आपके बॉडी में क्या हो रही है यूटिलाइज नहीं हो रहा है, डैट मीन्स द वेस्टेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो एसेंशियल पार्ट्स हैं उनके क्या हो रहे हैं वेस्टेज हो रहे हैं बेसिकली, है ना। अब देखते हैं किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है, मतलब ये सारा फंक्शन तो समझ गए कि किडनी में ऐसा ऐसा होता है, आपके कैसे उसके ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं, कैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, कैसे आपके ग्लोमेरुलस सेल का काम होता है, कैसे आपके बोमेंस कैप्सूल फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेट को बाहर निकालते हैं, हाउ दे ऑल दिस डू। तो इसको इनिशिएट तो कोई करवाता होगा ना, इस फंक्शन को कोई तो कंट्रोल करती होगी। सो देयर ऑफ कोर्स योर हु इज द ब्रेन ऑफ योर बॉडी, ऑफ कोर्स दैट योर ब्रेन इज ब्रेनिंग ना, लाइक दैट, नो ऑफ कोर्स नॉट, योर ब्रेन है ना। और सेल का ब्रेन कौन सा होता है, यू मस्ट नो, दैट इज न्यूक्लियस। तो अब देखो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए जो फंक्शनिंग होती है आपकी किडनी की, वो इफिशिएंटली क्या जाती है मॉनिटर की जाती है एंड रेगुलेट होती है एक हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से। हार्मोनल के साथ साथ आपकी क्या है इंक्लूडिंग उसमें आपके हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का सबसे बड़ा इसमें रोल होता है। उसके अलावा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो कि क्या रिलीज कर रही थी रेनिन, है ना। एंड कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक आपके हार्ट को भी बोल सकते हैं कि हार्ट भी क्या करती है, इसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकती है। इट्स नॉट कि हार्ट क्या करती है, इसको रेगुलेट करती है और सिग्नल भेजती है कि आपको किडनी को फिल्टर करना है, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज हार्ट इज पंपिंग द ब्लड, दैट्स वाई इट रीचेस टू किडनी, वो वहाँ से क्या करेगी किडनी तक रीच करती है फॉर डैट। अब देखो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं आपके बॉडी में, ये एक्टिवेट होते हैं कैसे, तो आपके ब्लड वॉल्यूम में चेंज हो जाती है इसकी वजह से। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या है, ऑस्मो रिसेप्टर्स मतलब कि आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने वाले जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडी में, वो कैसे चेंज हो पाते हैं, जब आपकी ब्लड वॉल्यूम में चेंज आता है। जैसे मान लो कि किसी का ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, किसी का ब्लड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया डिक्रीज कर गया, तो इस केसेस में ये चेंज करते हैं। उसके अलावा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में और आयनिक कंसंट्रेशन में, और एक्सेसिव लॉस जो होती है फ्लूइड की हमारी बॉडी से क्या करती है एक्टिवेट करती है ये सारे रिसेप्टर्स को, जो कि स्टिमुलेट करती है आपके ह्यूमन हाइपोथैलेमस। एंड हाइपोथैलेमस वहाँ से कौन सी हार्मोन को रिलीज करती है, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं वैसोप्रेसिन। आपकी एंटी एडीएच हार्मोन को क्या करती है वो रिलीज आउट करती है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन, जो कि कहाँ से करती है तो न्यूरो हाइपोफाइसिस। आपकी जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होती है ये क्या करती है आपके वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, कहाँ से तो आपके ट्यूब्यूल पाथ से। तो डैट मीन्स कि ये प्रिवेंट करती है डाईयूरेसिस को। एंड आपकी अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो ये क्या करते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स को, एंड एडीएच के एक्टिविटी मतलब जो रिलीज कर रहे हैं उसको सप्रेस कर देते हैं, ताकि आपकी फीडबैक जो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। एडीएच जो होती है उसके साथ और क्या करती है तो आपके अफेक्ट करती है किडनी के फंक्शन को। बाय हाउ, तो ये आपके कंस्ट्रिक्टिंग इफेक्ट शो करती है ब्लड वेसल्स में, मतलब ब्लड वेसल्स को क्या करती है ये कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है, मतलब उसे कॉन्ट्रैक्ट कराती है। तो एडीएच का ये भी काम है।
इसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रही है डैट मीन्स कि आपकी जो ब्लड की जो मूवमेंट है वो किडनी तक भी इंक्रीज कर रही है। अगर किडनी तक इंक्रीज कर रही है तो आपके ग्लोमेरुलस में भी क्या हो रही है, ब्लड ज़्यादा जा रही है, तो यहाँ से आपके GFR रेट भी बढ़ जाएंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज कर जाएगी। और जो आपके जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जो सेल्स होते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल का, रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, देखो ये कोई सिग्नल एग्जैक्ट नहीं भेज रहे हैं कि आपको ये करना है, मतलब आपके किडनी को इस तरीके से फंक्शन करना है, दे विल रेगुलेट द फंक्शन, वो क्या करेंगे, फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे, उसे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, उसका एक कोऑर्डिनेटेड वे में उसकी मूवमेंट हो उसमें वो हेल्प कर सकते हैं। अगर मान लो अगर आपके ग्लोमेरुलर जो ब्लड फ्लो है उसमें अचानक से गिरावट हो जाए तो उसी को हम लोग क्या, या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या GFR, तो ये हमारे एक्टिवेट कर देते हैं किसे, JG सेल्स, मतलब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को, और वहाँ से रिलीज हो जाती है रेनिन, जो कि प्रीवियस भी मैंने बताया था। वो क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है आपके एंजियोटेंसिन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड में। एंजियोटेंसिन जो प्रेजेंट होती है ब्लड में, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देती है, एंड देन वो फर्दर एंजियोटेंसिन सेकेंड बन जाती है। ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होती है ये एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है। वैसो कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगी और ब्लड का फ्लो बढ़ा देगी। जैसे ही ये क्या करेगी, आपकी पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्शन है उसके वजह से ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएंगे। देखो एक तो पहला था ADH भी क्या कर रही थी, यही काम कर रही थी ना, आपके बाय इट्स कॉन्स्ट्रक्टिव इफेक्ट वो क्या कर रही है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रही थी, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा था। लेकिन ADH को रिलीज कौन करवा पा रहा था, हमारा हाइपोथैलेमस उसे एक्टिवेट करता है। बट हमारे जो रेनिन होती है, रेनिन भी सेम यही काम करती है, बट उसे एक्टिवेट कौन से हमारे करते हैं, तो GFR का अगर रेट कम होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो क्या करते हैं, वहाँ से आपके रेनिन रिलीज होती है। रेनिन क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन, एक कंपाउंड है जो कि आपके ब्लड में पाया जाता है, उस एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंड देन वो फर्दर किस में बन जाती है, आपके एंजियोटेंसिन सेकेंड। और एंजियोटेंसिन सेकेंड का फंक्शन यही है कि ये एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है जो कि आपके ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, डैट मीन्स GFR बढ़ जाएगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एंजियोटेंसिन जो सेकेंड है और क्या करती है, तो ये हमारी एक्टिवेट करती है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, मतलब जब किडनी का जो आउटर लेयर है ना उसके रिलीज करने के लिए, ताकि वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करे। एल्डोस्टेरोन का काम यही होता है कि वो रीएब्जॉर्प्शन करे सोडियम का एंड वाटर का, कहाँ से, तो आपके डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, मतलब DCT में, जिसके वजह से हमारे ब्लड फ्लो जो होती है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है और GFR भी बढ़ जाती है। और यही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है ये कैसे आपकी किडनी में रोल प्ले करती है, ये पूरा क्या हो रहा है, आपके ऑस्मोलैरिटी को ही मेंटेन किया जा रहा है ना, जिसको हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म कह रहे थे। तो इसका बस ये हार्मोन के नाम पे इसका मैकेनिज्म दे दिया गया कि रेनिन कैसे इस पे वर्क करती है। रेनिन और एंजियोटेंसिन का क्या इफेक्ट होता है हमारी किडनी में, अगर मान लेते हैं किसी के बॉडी में रेनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो रेनिन के अमाउंट बढ़ने की वजह से आपकी किडनी में क्या क्या इसमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो दिस इज योर ओनली पॉइंट, एक सिंपल भाषा में बेटा आप इतना समझ सकते हो, दैट विल बी इनफ फॉर यू। ओके, कमिंग फर्दर, अब देखो अगर आपके ब्लड फ्लो में बढ़ जाए, ये तो हमने देख लिया था हाइपोथैलेमस, दिस वन फॉर योर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। अब यहाँ पे कुछ आप देखते हैं क्या है, सो हार्ट के बारे में आई थिंक है। हाँ, अब देखो जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ जाती है आपकी किस में, आर्टरिया में, हार्ट में, तो यहाँ से आपके रिलीज होते हैं एट्रियल नाइट्रोयूटिक फैक्टर, मतलब ANF फैक्टर वहाँ से क्या हो जाते हैं, रिलीज होते हैं, नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। तो ANF क्या करती है, वैसो डायलेटेशन करती है, मतलब डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसके वजह से आपके क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। और ANF मैकेनिज्म क्या करती है, एक्ट करती है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ये एक्ट है किसके तरह, चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की तरह ये वर्क करती है। ये बहुत एक छोटा सा पार्ट है, इतना सा ध्यान रखना, बहुत है, बिल्कुल डिटेल में फर्दर हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं मिक्चुरेशन। व्हाट इज मिक्चुरेशन, पासिंग ऑफ यूरिन इज मिक्चुरेशन। चलो देखते हैं मिक्चुरेशन किसे बोलते हैं। तो जो भी यूरिन आपके कहाँ से बन गया, नेफ्रॉन से, अल्टीमेटली वो कहाँ जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ पे क्या रहेंगे, स्टोर्ड रहेंगे जब तक उसके पास वॉलेंट्री सिग्नल क्या हो रही है, आ रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कि उसको स्टोर करके भी रखना है, स्टोर करके रखना है। लेकिन जैसे ही क्या होती है, आपको बहुत जोर की यूरिन पास आउट करने की जो अर्ज आती है, या फिर हाँ फीलिंग आती है डैट, तो देन योर मसल्स विन इनवॉलेंट्री सिग्नल।
और ये सिग्नल क्या करती है, इनिशिएट करती है कि आपकी स्ट्रेचिंग हो यूरिनरी ब्लैडर की, जब तक इसमें पूरे तरीके से यूरिन फिल नहीं हो जाता। और फिर इसी रिस्पॉन्स में क्या होता है, आपके स्ट्रेच रिसेप्टार्स आते हैं जो इसके वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं ब्लैडर में, ये सिग्नल भेजते हैं सीएनएस को, और सीएनएस क्या करती है, मोटर मैसेज को लेके जाती है और स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देते हैं आपके ब्लैडर के, एंड साइमल्टेनियसली आपके रिलैक्सेशन हो जाते हैं यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे क्या होता है, रिलीज ऑफ यूरिन, एंड दैट टाइम यू वेंट टू वॉशरूम फॉर दैट ऑफ कोर्स टू पी ना, लू रूम। और ये जो प्रोसेस होती है आपके रिलीज की यूरिन को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। सो मिक्चुरेशन इज व्हाट, रिलीज ऑफ यूरिन। एंड इसमें अगर न्यूरल मैकेनिज्म अगर इसे बोला जाए तो मिक्चुरेशनल रिफ्लेक्स दैट ऑफ फीलिंग ऑफ यूरिनेटिंग, मतलब यूरिनेशन, नॉट यूरिनेटिंग, यूरिनेटिंग मीन दैट इज कंटिन्यूअस ना, यूरिनेशन दैट फीलिंग ऑफ, या एक अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो वो एक्सक्रीट करते हैं ऑन एन एवरेज आपके 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। एंड जो यूरिन आपकी बनती है वो लाइट येलो कलर की होती है, वाटरी फ्लूइड होती है जो कि स्लाइटली एसिडिक होती है, दैट इज pH 6। एंड इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी होते हैं, दैट मीन्स कुछ स्मेल भी होते हैं हर इंसान के, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल होते हैं। ऑन एन एवरेज आपके 20 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया जो होती है एक्सक्रीट आउट होती है आपके बॉडी से पर डे। वेरियस कंडीशंस में क्या होता है, ये अफेक्ट भी होते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके यूरिन की अगर एनालिसिस करते हैं, मतलब जैसे कि बहुत सारे डायग्नोसिस में, मतलब किसी बीमारी का पता लगाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, यूरिन प्रोफाइल की जाती है ना, प्रोफाइलिंग, ताकि हमें डिजीज़ पता चल जाए। तो इसमें डिजीज़ दिया हुआ है जैसे क्या, तो आप जब एनालिसिस करते हैं यूरिन की तो ये हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करती है, जैसे कि जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या फिर साथ ही साथ माल फंक्शनिंग हो जाए किडनी की, मतलब किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है उस केसेस में, जैसे कि अगर यूरिन में क्या दिखे, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, तो उसे हम लोग ग्लूकोसीरिया बोलते हैं, ग्लाइकोसीरिया। एंड अगर कीटोन बॉडीज दिखती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन्यूरिया, जो कि हमारे यूरिन में, तो ये सारे क्या है, इंडिकेटिव है आपके डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस हैं। ओके, दो तरह के डायबिटीज़ होते हैं, फर्स्ट वन इज डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड द सेकंड वन इज डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस इज बिकॉज ऑफ ओबिसिटी, स्ट्रेस, मतलब जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या फिर आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह आप आफ्टर बर्थ, बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल दैट इज कॉजिंग, दैट इज योर डायबिटीज़ मेलाइटस। बट डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होती है, तो ये आपकी जेनेटिक डायबिटीज़ होती है, दैट इज डायबिटीज़ इंसिपिडस। ओके, अब देखो और अदर ऑर्गन्स के आपके क्या रोल है एक्सक्रीशन में, तो चलिए, अदर देन किडनीज, लंग्स, लिवर एंड स्किन, ये भी हेल्प करती है आपके एलिमिनेशन में एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अब देखो लंग्स कैसे करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रही थी, लिवर कैसे करती है, तो डिटॉक्सिफाई कर देती है ना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, मतलब जो आपकी स्टूल की तरफ थ्रू पास आउट हो जाती है। स्किन कैसे करती है, थ्रू स्वेट। अब चलिए देखते हैं, तो जो लंग्स होती है वो क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, और इसमें और भी सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ जो होती है वाटर के हर दिन ये होते हैं। लिवर जो होती है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में, जो कि सिक्रीट करती है आपकी बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे कि बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल और कोई भी डिग्रेडेड एस्टेरॉयड हार्मोन्स आपकी बॉडी में है तो उनको सिक्रीट आउट करती है, विटामिन को, ड्रग्स को, जो कि आपके बॉडी में यूज़ के नहीं होते हैं। और मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो होता है अल्टीमेटली पास कर जाते हैं आपके डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ, मतलब थ्रू योर एनस। ओके, और अब जो स्किन है वो क्या है, उसमें तो आपके स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं स्किन में, ये क्या करते हैं, कुछ एलिमिनेट करते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस अपने सिक्रीशंस के थ्रू, जैसे स्वेट जो आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं स्वेट ग्लैंड से, एक वाटरी फ्लूइड होती है जिसमें आपके NaCl प्रेजेंट होते हैं, थोड़े से अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होती है और लैक्टिक एसिड होती है। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है स्वेट का ये क्या होती है, तो कूलिंग इफेक्ट ऑन दी बॉडी सर्फेस, मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उसकी बॉडी ठंडी होती है, सो दैट्स करेक्ट। ओके, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। उसके अलावा और भी ये हेल्प करते हैं आपके कुछ वेस्ट को रिमूव करने में, जो कि ऑलरेडी आपके दिया गया है, ठीक है। सिबेशियस ग्लैंड जो होते हैं ये आपके सर्टेन सब्सटेंस, सिबेशियस ग्लैंड का मेन याद रखना कि बेटा यहाँ से क्या आपके एक्सक्रीट आउट होते हैं, दैट इज़ योर एस्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस, जो कि सीबम के फॉर्म में निकलते हैं। ओके, एक्नेज, पिंपल्स, ऑयली स्किन, ऑल आर द प्रॉब्लम्स ऑफ सिबेशियस ग्लैंड्स। और ये सिक्रीशन क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग हमें देते हैं स्किन के ऊपर। अच्छा, क्या आपको पता है कि स्मॉल अमाउंट जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है वो भी हमारे एलिमिनेट हो सकते हैं सलाइवा से, थ्रू सलाइवा टू, क्या हो सकते हैं। ओके, अब आते हैं लास्ट पार्ट है आपका डिसऑर्डर्स, मतलब आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या बीमारी होती है। वेट फॉर अ मिनट, आई नीड सम वाटर, सॉरी।
थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जैसे देखो, आपके माल फंक्शनिंग अगर किडनीज में अगर होती है, मतलब किडनी अगर सही से नहीं काम करती है, दैट विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। मतलब अगर किडनी क्या करेगी, आपकी यूरिया को फिल्टर आउट करके अगर बाहर नहीं निकालती है, तो आपके ब्लड में क्या किस चीज़ की अमाउंट बढ़ जाएगी, दैट इज़ यूरिया, जिस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरीमिया। क्या हो गया है, यूरीमिया हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है एंड समटाइम्स ये किडनी फेलियर भी कर देती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, यूरिया को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं हीमो डायलिसिस। मतलब पेशेंट को हमने किस पे रखा है, डायलिसिस पे रखा है। हीमो दैट मीन्स कि ब्लड की क्या हो रही है, डायलिसिस हो रही है बेसिकली। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हीमोडायलिसिस में जो आपके ब्लड होते हैं वो ड्रेन कर दिया जाता है, कहाँ से, कन्वीनियंट आर्टरी से, और पंप कर दिया जाता है एक डायलिसिस यूनिट में, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। मतलब जब किडनी क्या कर पाती है, इसको फिल्टर आउट नहीं कर पाती है, तो एक आर्टिफिशियल किडनी का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हमने क्या बोल दिया गया है, डायलिसिस। ब्लड जो होती है ड्रेन कर जाती है आपके कन्वीनियंट आर्टरी से और पम्प्ड हो जाती है किसमें, डायलिसिंग यूनिट में। और इसमें ऐड हो जैसे इसमें हम ऐड करते हैं कुछ एंटीकोगुलेंट जैसे कि हेपेरिन, तो ये यूनिट क्या होती है, आपकी कॉइल्ड सेलोफिन ट्यूब से होती है और सराउंडेड होती है कुछ फ्लूइड से, जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिंग फ्लूइड। और इसमें सेम कॉम्पोजिशन होते हैं आपके किसके, प्लाज्मा, एक्सेप्ट आपके नाइट्रोजनस वेस्टेज को छोड़ करके। उसके अलावा आपके और क्या होते हैं, तो जो ये पोरस आपके सेलोफिन मेम्ब्रेन होते हैं ना ट्यूब के, वही अलाउ करते हैं कि आपके मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाए, वो पास कर जाए अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। और जितने भी आपके नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं ये एब्सेंट होते हैं आपके डायलिसिस फ्लूइड में, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये फ्रीली बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे एंड ये क्लियर कर देंगे आपके ब्लड को। और जो क्लियर ब्लड होती है वो वापस से क्या हो जाती है, आपके बॉडी में डाल दी जाती है थ्रू वेन, और उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, एंटी हेपेरिन। और ये मेथड हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेथड हमारे थाउजेंड्स ऑफ यूनिक पेशेंट्स के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। बून इसलिए बोला गया बिकॉज ये एक तरह का गिफ्ट है फॉर द थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स वी आर डीलिंग दोज हु आर डीलिंग विद यूरेमिक, मतलब जो भी यूरेमिक कंडीशंस में थे उनके लिए क्या है, एक तरह का गिफ्ट है, ठीक है। अब देखो किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है, तो ये आपकी अल्टीमेट मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके रीनल एक्यूट रीनल फेलियर्स को ठीक करते हैं। जैसे कि फंक्शनिंग किडनी के फंक्शनिंग के लिए क्या ज़रूरी है, तो ये हमारे इसमें ट्रांसप्लांटेशन करते हैं डोनर से, प्रेफरेबली एक क्लोज रिलेटिव ले, या फिर मिनिमाइज़ करते हैं इसमें कोई चांस ऑफ रिजेक्शन नहीं हो। मतलब मान लो किसी का एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी हमारा इम्यून सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और जिसको हम बोलेंगे और मतलब लाइक इम्यूनिटी इन बैलेंस, एंड जिसकी वजह से आपके ऑटो रिजेक्शन हो जाते हैं, मतलब ऑर्गन की रिजेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो किडनी काम ही नहीं करता है एंड द पर्सन माइट बी डेड, वो मर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके इम्यून सिस्टम जो होस्ट होता है उसमें रिजेक्शन के चांसेस देखने को मिलते हैं। तो मॉडर्न क्लिनिकल जो आपके प्रोसीजर्स है ये और ज़्यादा इनके जो सक्सेस रेट है वो बढ़ते जा रहा है, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक को डील करने के लिए। क्योंकि अब हम क्या करते हैं, पहले हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर देखते हैं, HCF को चेक करते हैं, फिर उसके बाद आपके सबसे क्लोजेस्ट डोनर को सर्च करते हैं एंड देन वी डोनेट द किडनी। फिर उसके बाद रीनल कैलकुली क्या होती है, तो आपके जो भी स्टोन या फिर इनसॉल्युबल मास बन जाते हैं, क्रिस्टलाइज सॉल्ट जैसे कि ऑक्सलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है किसके अंदर, किडनी के अंदर, मतलब किडनी स्टोन को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कैलकुली। और फिर आपके होते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब जो आपके इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लोमेरुलस की, किडनी के अंदर जो आपकी ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है नेफ्रॉन्स में, जब उसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलरी नेफ्राइटिस। सो दिस इज़ अबाउट योर एक्सक्रीटरी। आई होप आप लोग को बेटा एक्सक्रीटरी समझ में आया होगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ये अमाउंट्स जो आपके होते हैं ना पर मिनट कितने आपके फिल्टर आउट होते हैं, फिल्ट्रेट कितने बचते हैं, सो रिमेंबर डैट कौन से पार्ट में कौन सा हो रहा है, एक्टिवली हो रही है, पैसिवली हो रही है, यही सब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंड हाँ, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो, एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व द 200 to 300 क्वेश्चंस पर डे एंड विदाउट स्ट्रेस। पढ़ाई करो बेटा, स्ट्रेस लोगे तो पढ़ाई सच में नहीं हो पाती। ओके, सो बाय।